Okay, good morning to everybody, and I welcome you all on behalf of Education Express channel in the class of income tax. And today we are going to take up the new and next topic, that is income from other sources, the last head of income. हमने इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का टेकअप किया है अभी तक। अब आज ये लास्ट हेड है उसका, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं हो सकती है, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, तो सारी बची हुई इनकम इस हेड में टैक्सेबल होंगी, जिसमें इम्पोर्टेंट है डिफरेंट हेड्स, डिफरेंट इनकम जो कहीं अन्य तरीक़ों में टैक्सेबल नहीं हो सकी वो आएगी। प्रतिभूतियों, कई पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में, तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कहलाता, प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। यदि आपने कई डिपॉजिट्स कर रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट इत्यादि, किसी भी जगह, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, प्राइवेट हो या नॉन गवर्नमेंट बैंक हो किसी में, तो उससे प्राप्त ब्याज उसमें टैक्सेबल होगा। यदि आप कहीं कर्मचारी हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और उससे प्राप्त होने वाली इनकम सैलरी में टैक्सेबल होती, उसके अलावा किसी तरीके से इनकम प्राप्त होती है तो इसमें जाएगी। जैसे जितने भी टीचिंग प्रोफेशन में हैं लोग, तो उनको जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से सैलरी मिल रही है, और यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का काम करते हैं तो वहाँ से उनको इनकम प्राप्त होती है, तो इसमें टैक्सेबल होती है। उसी प्रकार से जितने भी MLAs MPs होते हैं, वो जब किसी मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में होने, जैसे असेंबली चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, तो उन्हें डेली अलाउंस मिलता है प्रति मीटिंग का, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। उसी प्रकार से आपके इनकम फ्रॉम फिजिकल मेंटल लेबर, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम से होने वाली इनकम भी इसमें जाएगी। जितने भी खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनमें बहुत पैसा मिलता है लोगों को, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, तो उनको होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। और उसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, के डायरेक्टर एटसेट्रा हैं, म्यूज़िक बनाने वाले लोग हैं, इन सब की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड इनकम, जिस इनकम के बारे में आप स्पष्ट कुछ नहीं बता सके कि इनकम कहाँ से प्राप्त हुई है, वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अस्पष्ट आय कहलाती है। उसी प्रकार से एक होती डीम्ड इनकम, वो इनकम आपकी नहीं है परंतु आपकी मानी जाएगी। एक्चुअल में इनकम आपकी नहीं है परंतु इनकम आपकी मानी जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए टॉपिक अलग है, उस पर अलग से फिर बात करेंगे, परंतु मोटे तौर से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपने आपकी बेटी की शादी की और शादी में आपने दहेज दिया, और दहेज में आपने इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी परंतु इनकम का सोर्स अपने पास रख लिया। जैसे मान लीजिए आपने बेटी को दहेज में दिया कि भाई ये जो जयपुर में मकान है इसका किराया आप लो, पर मकान का स्वामित्व अपने पास रखा, मकान का स्वामित्व अपने पास रखा, मकान की इनकम बेटी को ट्रांसफ़र कर दी, दहेज में दे दी कि साहब इसमें जो भी इनकम होगी ज़िंदगी भर तक है वो आपको रखनी है। क्योंकि न मालूम, देखिए फ्यूचर होता है इंसान का, क्या भरोसा कब क्या कौन सी स्थिति बन जाए। मान लीजिए बेटी दामाद का मन बदल जाए और वो मकान संपत्ति हड़प लें तो फिर क्या होगा। तो इसलिए स्वामित्व अपने पास रखा, मकान की इनकम ट्रांसफ़र कर दी गई। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल से होने वाली इनकम को बेटी को दे दी, बेटे को दे दी, परंतु ओनरशिप टाइटल अपने पास रखा। तो कभी भी कोई भी घटना किसी भी प्रकार से हो सकती है। हम रोज़मर्रा अखबारों में पढ़ते करते हैं, और जो निकट के लोग होते हैं उनमें इस प्रकार के वाद विवाद इनकम को लेकर के हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति इनकम के सोर्स को अपने पास रखता है और इनकम को ट्रांसफ़र कर देता है, बेटे को, बेटी को, पुत्र वधू को या किसी और को भी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो इनकम टैक्स जानता है कि इनकम बेटी को हो रही है,
परंतु सोर्स उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए इनकम आपकी मानी जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाबालिग बच्चे को, अपनी संतान को इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इससे बहुत सी बातें होती हैं, उसके लिए टॉपिक एक अलग से है, अलग से उस पर बात की जाएगी। वो कहलाएगी डीम्ड इनकम, मानी गई इनकम। वो इनकम जिसको आप जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानता है कि इनकम आपकी नहीं है, परंतु बावजूद टैक्स आपकी इनकम मान करके आपको देना पड़ेगा, उसे डीम्ड इनकम कहते हैं। उसी प्रकार से आगे चलिएगा कि कुछ इनकम एक आकस्मिक होती, कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय जो अचानक प्राप्त होती है, जिसका एक कोई निश्चित सोर्स नहीं होता, उस आय को कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और ताश से इनकम होती। कुछ लोगों का धंधा ही केवल यही होता, पूरी ज़िंदगी कोई काम धंधा नहीं करेंगे, जुआ खेलेंगे और उससे से अपनी रोज़ी रोटी, अपने परिवार को चलाएंगे, संचालित करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार की सट्टा खेलते हैं, सट्टे से होने वाली इनकम अनिश्चित है। आपके अखबारों में, मैगजीन्स में क्रॉसवर्ड पजल्स निकलते हैं, उससे होने वाली इनकम। लॉटरी निकलती है, लॉटरी से होने वाली इनकम। कुछ दिनों पहले चल रहा था, अभी भी चलता, कौन बनेगा करोड़पति, तो लाखों करोड़ रुपए की इनकम होती। वो ऐसे अनिश्चित सोर्स से होने वाली इनकम जो होती है, वो सारी कैजुअल इनकम कहलाती। उसमें ध्यान ये रखिएगा कि यदि ऐसी आकस्मिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उस पर TDS काट करके इनकम प्राप्त होगी या इनकम देने वाला आपको देगा। जैसे मान लीजिए यदि आपको 1 लाख रुपए की कोई लॉटरी निकल गई, तो एक लॉटरी वाला उस पर TDS काटेगा 30%, 30,000 रुपये, तो इसका 30% लीजिएगा, तो 10,000 रुपये काटेगा, 30,000 रुपये काटेगा इसमें से, 1 लाख में से, और 70,000 रुपये की इनकम आपको देगा। इसको कहते हैं सकल करना, ग्रॉसअप। ये आएगा बार बार शब्द, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे तब ये शब्द बार बार काम आएगा, सकल करना, ग्रॉसअप। तो वो इनकम जिस पर TDS काट लिया गया है और आपको शुद्ध इनकम दी गई है, तो इनकम एक्चुअल हुई कितनी थी, इस प्रक्रिया को ही ग्रॉसअप करना या सकल करना कहते हैं। जो शुद्ध आय प्राप्त हुई है, उसको वास्तव में प्राप्त कितनी हुई थी, इस प्रक्रिया को हम सकल करना कहते हैं। और अलग अलग साधनों में ये अलग अलग तरीके से, किसी में 10% होता है, किसी में 30% होता है रेट, जो सकल करना कहलाता है। आकस्मिक आय में ये 30% होता है, अर्थात 100 रुपये की इनकम होगी तो 30 रुपये काट के 70 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो आपकी इनकम 70 रुपये नहीं है, एक्चुअली 100 रुपये है, क्योंकि TDS 30 रुपये काट लिया उसने और वो आपको इनकम टैक्स को जमा करा दिया है। तो इसको कहते हैं सकल करना। पर कैजुअल इनकम 10,000 रुपये तक तो वो TDS नहीं काटेगा। 10,000 रुपये से अधिक होगी तो जहाँ से इनकम शुरू हुई है वो उसको TDS काटना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं उसको, वो काट करके फिर बाद में इनकम आपको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे मान लीजिएगा कौन बनेगा करोड़पति में किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का वो इनकम हो गई, इनाम लग गया, तो 1 करोड़ रुपए 10,00,000 से ज़्यादा है, तो 1 करोड़ पे 30% 3 लाख रुपए जो भी होगा वो डिडक्ट करके बाद में 97 लाख रुपीज़ आपको भेजिएगा। कौन बनेगा करोड़पति में, आपको नेट पूरी इनकम नहीं दी जाएगी। इस तरह से तो जो भी होती है ये सब कैजुअल इनकम कहलाती हैं। इसके बाद अंतिम हिस्सा आता है और वो है एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ आय ऐसी होती है जो अदर सोर्सेज में हैं, परंतु वो एग्जेम्प्टेड होंगी, कर मुक्त होंगी।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम तो हो रही है, परंतु वो कर मुक्त हैं। अब ऐसी इनकम इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, बहुत सी ऐसे तो इनकम तो क्वेश्चंस आएंगे करेंगे तब उसमें पता रहेगा, पर कुछ इम्पोर्टेंट इनकम के हम आपको नाम बता देते हैं। जैसे इसमें पहली इनकम फैमिली पेंशन। पारिवारिक पेंशन, आप जानते हैं फैमिली पेंशन क्या होती है? परिवार को मिलने वाली पेंशन, अर्थात जो पेंशन का अधिकारी था उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसका जो नॉमिनी है उसको प्राप्त होने वाली पेंशन फैमिली पेंशन कहलाती है। बस समझ में आ गई। एक से व्यक्ति था, नौकरी करता था, नौकरी के बाद रिटायर हो गया, मान लीजिए उसको 50,000 रुपये हर महीने पेंशन मिल रही है, साल 2 साल रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी पत्नी उसकी नॉमिनी है, मतलब उस पेंशन की अधिकारी है, तो जब तक पत्नी जीवित है तो उस पेंशन का कुछ हिस्सा जो भी नियम है उसके अनुसार पत्नी को उसके जीवित रहने तक मिलता रहेगा। ये जो पैसा पत्नी को मिल रहा है ये फैमिली पेंशन होगा। ठीक है, तो फैमिली पेंशन अप टू द ₹1/3 और ₹15,000 विच एवर इज लेस, वो जो होगी वो कर मुक्त होगी, कर मुक्त होगी, बाकी की जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। बस समझ में आ गई फैमिली पेंशन। उसी प्रकार से आपको बताया था कि MLAs MPs को प्राप्त होने वाला भत्ता यहाँ टैक्सेबल होता है, परंतु यदि उनको भत्ता मिल रहा है तो वो भत्ता अलाउंसेस टू MLA एंड MPs ये कर मुक्त है। इनको प्राप्त भत्ता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर मुक्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट कर रखा है पोस्ट ऑफिस में या बैंक वगैरह में, तो 5,000 रुपये तक डिपॉजिट पे कर मुक्त है। 5,000 रुपये ही जब ब्याज नहीं, ब्याज उस पर डिपॉजिट पे प्राप्त होने वाला ब्याज, हाँ इंटरेस्ट जो होगा वो 5,000 रुपये तक कर मुक्त होगा, बाद में उस पर टैक्स होगा। चौथा, कुछ प्रतिभूतियां ऐसी हैं जिस पर प्राप्त होने वाला ब्याज कर मुक्त होता है। जैसे यदि डिविडेंड आपको प्राप्त हुआ है, लाभांश फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश कर मुक्त होगा। अब प्रश्न उठता है, इसमें 2-3 बातें उठती हैं। पहली बात, लाभांश क्या है, नंबर 2 भारतीय कंपनी क्या है। 2 बातें खास तौर से। लाभांश का मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और शेयर्स पर प्राप्त होने वाला जो लाभ है कंपनी ने आपको दिया, वो लाभांश होगा। ऋण पत्रों की ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ होती है, अंशों की बात कर रहा हूँ, ऋण पत्रों की नहीं, प्रतिभूतियों की नहीं। उन पर प्राप्त होने वाली इनकम ब्याज है और अंशों पर प्राप्त होने वाली इनकम लाभांश होती है। बात समझ में आ गई। प्रतिभूतियों पर, ऋण पत्रों पर प्राप्त होने वाली आय ब्याज होती है, वो सिक्योरिटीज़ में जाएगी, और अंशों से प्राप्त होने वाली आय वो डिविडेंड कहलाती है, वो इसमें आएगी लाभांश में। बात समझ में आ रही। तो लाभांश यदि भारतीय कंपनी से प्राप्त हुआ है तो कर मुक्त होगा। कितना, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, जो भी है, पूरा का पूरा कर मुक्त होगा, बशर्ते ये लाभांश आपको भारतीय कंपनी से प्राप्त हुआ हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज भारतीय कंपनी? किसको इंडियन कंपनी कहेंगे? वह कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, भारत के किसी भी हिस्से में हो सकता, राजस्थान में हो, असम में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो। भारतीय क्षेत्र में किसी भी जगह जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भारतीय कंपनी कहलाएगी, और जिसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ है वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो भारतीय कंपनी वह कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन भारतवर्ष में हुआ हो, भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी सीमा के अंदर कहीं पर भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन, व्यापार कहीं पर भी कर सकती है, वो देश में करे विदेश में करे, पर रजिस्ट्रेशन भारत में है तो वो भारतीय कंपनी है। और रजिस्ट्रेशन विदेश में है और परंतु व्यापार भारत में कर रही है तो विदेशी कंपनी होगी, भारतीय कंपनी नहीं होगी। तो भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश वो भी कर मुक्त होगा। ठीक है। उसी प्रकार से कुछ संस्थाएं या ये कहिए पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रम जिसको हम कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है? वे संस्थाएं जिनका प्रबंध और नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे BSNL, भारत संचार दूर निगम लिमिटेड। इस तरह से 5-6 कंपनियों के नाम आपके बुक में दे रखे हैं, उनका ध्यान रखिएगा कि उनसे प्राप्त होने वाला ब्याज जो है वो कर मुक्त होगा। पेज नंबर 547 पर देखिएगा, सरकारी उपक्रम की कर मुक्त प्रतिभूतियाँ 8 हैं ये। इनमें जो आपने प्रतिभूतियाँ खरीदी हैं और उस पर ब्याज आपको मिल रहा है तो ये ब्याज पूरा का पूरा कर मुक्त होगा। इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, हाइड्रो पावर लिमिटेड है, फिर है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको जिसको कहते हैं। ये 8 कंपनीज़ हैं जो भारत सरकार की हैं। इनमें यदि आपने पैसा लगा रखा है और उससे ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है तो इन संस्थाओं से, इन कॉरपोरेशंस से जो भारत सरकार की हैं 8 संस्थाएं, उनसे प्राप्त होने वाला ब्याज पूरा का पूरा कर मुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं कि ये वे संस्थाएं हैं जिनसे प्राप्त होने वाला ब्याज आपको कर मुक्त होगा। अब देखिए इनकी गणना कैसे की जाती है, बातें और भी बहुतेरी हैं, वो सब आपके क्वेश्चंस में आती रहेंगी और एक एक करके हम इनको टेकअप करते रहेंगे। मैंने केवल इम्पोर्टेंट बातों को ही इसमें टच किया है और किस प्रकार से हम इनको क्वेश्चंस में टेकअप कर सकते हैं। तो जब जो बातें आती रहेंगी उनकी थियरी उसके साथ साथ उसमें चलती रहेगी। जो इम्पोर्टेंट ये बेसिक बातें हैं वो मैंने इसमें टेकअप की है। आइए हम अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इससे समझने की कोशिश करते हैं जितनी भी बातें अभी की हैं और जो बातें छूट गई हैं कहने से, उनको इनको क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस लेते जाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ की, जिसमें सभी प्रकार की बातें आ जाएं, उससे आपको बाकी की शेष बातें रही हैं वो समझने में सुविधा रहेगी। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 इस पर बात कर रहे हैं हम, पटेल चौधरी की बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 567 पर है। 567 श्री चंद्र प्रकाश ने
31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया। फर्स्ट पॉइंट, वे इंदौर टेक्सटाइल लिमिटेड के 100 रुपये वाले 200 अंशों के धारक थे। इस कंपनी ने अपनी पूंजी कम करने पर उनको 10,000 रुपये नकद 15 मई 2019 को दिए। यदि उस दिन समस्त एकत्रित लाभ वितरित कर दिए जाते तो उनका भाग 6,000 रुपये होता। अब देखिएगा, ये इनकम नहीं मानी जाएगी। पहली बात तो ये, इसको इनकम हम नहीं मानेंगे। क्यों? अब देखिए ना, अब वो थ्योरी की बातें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश, जो छूट रही हैं उनको, उसमें एक एक बात को ले रहे हैं। 200 शेयर्स से, देखिएगा क्वेश्चन को फिर टेकअप करेंगे तब इसको सिस्टमेटिकली आपको एक एक बात को लिखते चले जाएंगे। अभी एक एक प्रश्न की बातों को समझा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इलस्ट्रेशन को समझने में सुविधा होगी। 200 शेयर से 100 रुपये का एक शेयर था, तो इसका मतलब ये हो गया 20,000 रुपये इसने यहाँ लगा रखे, इन्वेस्टमेंट कर रखे। कंपनी ने अपनी पूंजी कम करने में 10,000 रुपये नकद 15 मई 2019 को दिए। यदि उस दिन समस्त एकत्रित लाभ वितरित कर दिए जाते तो उनका भाग 6,000 रुपये होता। अब कंपनी ने अपनी पूंजी में कटौती की। आपने कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक सेकेंड ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में इन बातों को बताया गया है कि कंपनी में यदि किसी तरह की परेशानी होती, वित्तीय संकट होता, तो उसके कई कारण तरीके होते हैं जिससे उस संकट को पर हम काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका होता है पूंजी में कमी करना। तो पूंजी में कमी की तो 10,000 रुपये उनको लौटा दिए, नकद दे दिए, तो वो इनकम नहीं हुई। वो तो उसका पैसा लगा हुआ था, वो पैसा वापस आपको दे दिए। हाँ, यदि डिविडेंड होता तो वो इनकम होती, यदि डिविडेंड होता तो वो इनकम होती, परंतु वो इनकम नहीं है। जो पैसा आपने दे रखा था कंपनी ने वापस आपको दे दिया है। बस समझ में आ गया। इसलिए इट इज़ नॉट एन इनकम। द मनी व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इज रिटर्न्ड बैक बाय द कंपनी। वो पैसा वापस आपको दिया गया। हाँ, इनकम तब होती जब डिविडेंड मिल रहा होता, पर इस केस में वो भी नहीं होता, क्योंकि ये इंदौर टेक्सटाइल लिमिटेड है, इंदौर की कंपनी है, तो ये भारतीय कंपनी हो गई। जब भारतीय कंपनी, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि भारतीय कंपनी से प्राप्त होने वाला लाभांश कर मुक्त होता है। तो यदि डिविडेंड भी होता तो ये कर मुक्त होता, नहीं जोड़ा जाता। हालांकि ये डिविडेंड नहीं है तो वैसे भी वो इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं तो टैक्सेबल नहीं है। यदि डिविडेंड होता तो भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड जो है भारतीय कंपनी का कर मुक्त होता है। फिर उसने कहा है, यदि उस दिन समस्त एकत्रित लाभ वितरित कर दिए जाते तो उनका भाग 6,000 रुपये होता। जो कंपनी का प्रॉफिट हो उसको यदि दिया जाता तो 6,000 रुपये होता। 6,000 रुपये होते तो वो डिविडेंड के रूप में मिलते होते, तो वो वही कह रहा है, अभी है नहीं एक्चुअली, नकद तो उसको 10,000 रुपये ही मिले हैं। यदि डिविडेंड के रूप में दिया जाता 6,000 रुपये मिलते, तो आप जानते हैं इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो होता कर मुक्त है। तो इसलिए पहले वाले पॉइंट में ये पूरी बात हो गई कि ये किसी तरह का टैक्सेबल नहीं होगा। आइएगा दूसरे बारे में, पॉइंट में क्या कहता, वे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा डाकघर के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें गत वर्ष में कमीशन के 40,000 रुपये प्राप्त हुए। वे अनुमानित 25,000 रुपये की कटौती की मांग कर रहे हैं। अभी देखिए, अब ये अलग अलग प्रकार की इनकम होती है ना, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती, उसमें एक इनकम ये भी है, और वो ये है कि यदि आप डाकघर में, जीवन बीमा निगम में या किसी बैंक के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं
और एजेंट के रूप में वो संस्थाएं आपको कमीशन दे रही हैं, तो कमीशन 20,000 रुपये तक की राशि का कर मुक्त होगा। और या उस कमीशन पर आपने कोई खर्च किया है कमीशन प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिएगा कि आप LIC के एजेंट हैं, LIC के एजेंट हैं और बीमा प्रीमियम वसूल करने के लिए जो जिन्होंने बीमा कराया है, आपने उनका बीमा किया है, तो आप उनके घरों पर जा कर के या जहाँ उनका ऑफिस वगैरह वहाँ जा कर के प्रीमियम ले रहे हैं उनसे, तो आप जा रहे हैं तो साधन से जाएंगे, साधन से जाएंगे तो डीजल पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, तो खर्चा हुआ। तो इस प्रकार का कोई खर्च है तो खर्च की राशि कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी। इसने बताया कि 25,000 रुपये की मांग की है, हम मैक्सिमम 20,000 रुपये तक कटौती दे सकते हैं। तो ये 5,000 रुपये डीजल पेट्रोल। हाँ जी, ठीक है। तो 40,000 रुपये में से 20,000 की कटौती दे देंगे। सॉल्यूशन लेंगे तब इस पर बात करेंगे फिर आगे। फिर कहता है थर्ड पॉइंट, बिहार केमिकल लिमिटेड द्वारा लाभांश फरवरी 2020 में घोषित किया गया 8,000 रुपये लाभांश पत्र अप्रैल 2020 में डाक में डाले गए और भुगतान उनको मई 2020 में प्राप्त हुआ। पहली बात। 2-3 बातें। बिहार केमिकल लिमिटेड ये भारतीय कंपनी हो गई, बिहार में रजिस्टर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताया गया है लाभांश जो है यदि भारतीय कंपनी से प्राप्त होता है तो कर मुक्त होता है, तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लाभांश का जो पत्र है, वारंट कहते हैं इसको, डिविडेंड वारंट, वो 2020 में अप्रैल में डाक में डाला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 31 मार्च तक हो जाना चाहिए पेमेंट, अर्थात हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/19 से शुरू हो करके 31/3/2020 तक चलता है इस गत वर्ष की इनकम में। ये जो डिविडेंड का वारंट है डाक में डाला गया अप्रैल में और मई में प्राप्त हुआ, तो तब तक 31 मार्च समाप्त हो चुका था, तो ये इस गत वर्ष की इनकम ही नहीं है। पहली बात तो ये बस समझ में आ गए। हाँ, ओके। नेक्स्ट उसके बाद फिर ये कहता है सितंबर 2019 में उसने एक कंपनी से 50,000 रुपये का ऋण लिया जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है। उसके द्वारा उसके पास इस कंपनी के 25% समता अंश हैं। ऋण की तिथि को कंपनी के एकत्रित लाभ 40,000 रुपये थे। ओके, अब एकत्रित लाभ 40,000 रुपये के थे। देखिएगा इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये भारतीय कंपनी है, ठीक है, जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट नहीं है, अभिजन का प्रॉफिट है। हाँ, ये कहलाता सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यदि कि थ्योरी की बात है, इस तरह से प्रैक्टिकल में समझ में आएंगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सारवान हित, जनता का सारवान हित नहीं है तो किसका हित है भाई? वो स्वयं का व्यक्तिगत हित है। बात समझ में आ गई? सार्वजनिक हित नहीं है। सार्वजनिक हित का मतलब, जनता का सार्वजनिक हित का मतलब सार्वजनिक हित नहीं है, सबका हित नहीं है। तो किसका हित है? व्यक्तिगत हित है। व्यक्तिगत हित का मतलब क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में 25% या इससे अधिक के अंश खरीद रखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में जनता का सारवान हित नहीं है, उस व्यक्ति का सारवान हित है। ठीक है, मतलब ये कंपनी एक तरह से उसके कब्जे में है, उसके कंट्रोल में है। नीति का निर्माण, जो कुछ भी करना, व्यापार का संचालन वगैरह इसकी मर्जी से ही होगा, जनता की मर्जी से नहीं होगा। ये कहलाता सारवान हित।
बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि ये इसका सार्वजनिक हित हो गया, और सार्वजनिक हित होने के कारण से ये इसका व्यक्तिगत लाभ हो गया, और व्यक्तिगत लाभ होने की वजह से इसने तो ऋण लिया था, और ऋण पर जो होगा वो ब्याज देना पड़ता है, तो इसको किसी प्रकार की इनकम नहीं हुई। नेक्स्ट, वे कंपनी के संचालक हैं, उससे वेतन 32,000 रुपये, मनोरंजन भत्ता 6,000 रुपये, शुल्क 2,000 फीस 2,500 प्राप्त हुआ। कंपनी के कार्य हेतु मनोरंजन पर उन्होंने 5,000 रुपये व्यय किए। ओके, यदि कोई व्यक्ति कंपनी में संचालक वगैरह है तो उसकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, सैलरी में नहीं होगी, ध्यान रखना, बात समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कर्मचारी है और संचालक भी है, सैलरी के टॉपिक में आपने देखा होगा, तो ऐसे व्यक्ति की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं। अर्थात इसको प्राप्त होने वाली राशि जो है वेतन 32,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल होंगे, मनोरंजन भत्ता 6,000 रुपये यहाँ टैक्सेबल होंगे, 2,500 रुपये यहाँ टैक्सेबल होंगे, पूरी की पूरी राशि यहाँ टैक्सेबल होगी। और आप ये भी जानते हैं, सैलरी का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और मनोरंजन भत्ता सरकारी कर्मचारी के लिए कर मुक्त है, परंतु निजी प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए मनोरंजन भत्ता कर मुक्त नहीं है। तो इसका मतलब मनोरंजन भत्ते में 5,000 रुपये का उसका जो व्यय हुआ वो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है मुझे दिया जाए, नहीं मिलेगा, ध्यान रहे इस चीज़ का, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसलिए। ओके सर, आप ही ने तो कहा कि अभी तो कहा था आपने कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसका कर मुक्त होता है, और ये दावा कर रहा है कि मेरे को पैसा मिले, तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसे पैसा मिलना चाहिए ना सर? नहीं मिलना चाहिए, कर मुक्त का, अरे वो दावा कर रहा है कि मुझे वापस लौटाई जाए, 5,000 रुपये खर्च हुए, उसकी कटौती दी जाए, हम नहीं देंगे। अच्छा, कटौती? हाँ, कटौती नहीं देंगे उसको, कर मुक्ति नहीं होगी उसकी। ओके, उनको डाकघर से बचत खाते पर 3,200 रुपये प्राप्त हुए ब्याज के, आवर्ती जमा खाते पर 800 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। तो देखिएगा, जो ब्याज पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हुआ है, अभी आपको बता 3,500 रुपये 5,000 तक कर मुक्त होता है, इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है 3,200 रुपये, तो 5,000 रुपये तक कर मुक्त है, तो ये पूरी 3,200 की कर मुक्ति होगी। परंतु रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक निश्चित समय बाद प्रति जैसे मासिक रेकरिंग डिपॉजिट लिया आपने, तो हर महीने 1,000 रुपये का, तो हर महीने 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं बैंक, हर महीने। मान लीजिए 10 साल के लिए लिया, तो हर महीने 10 साल तक, कुल मिला के 120 महीने लगातार आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते रहें। 120 मंथ पूरे हो गए तो फिर आपको पैसा ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा, ठीक है, वो रेकरिंग डिपॉजिट कहलाता है। तो इससे प्राप्त होने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा, इसको शामिल करेंगे 800 रुपये को। उनको स्थायी जमा पर स्टेट बैंक से 12,000 रुपये ब्याज मिला, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 5,400 रुपये और फर्म राम गोपाल मोहनलाल से 5,400 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए, 5,400 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए, ये टैक्सेबल होगा। परंतु आपको मालूम है कि यदि ब्याज 5,000 रुपये से अधिक का होता है तो उस पर TDS काट करके दिया जाएगा। जैसे ब्याज मिला 5,400, इसको प्राप्त हुआ, तो 5,400 पर ब्याज का TDS कितना बनता है वो काट करके इसको दिया जाएगा, तो उससे इनकम का पता लगेगा कितनी इनकम होती है उसको। नेक्स्ट उसके बाद कहता है, उनको मध्य प्रदेश में कृषि भूमि है, उन्होंने एक किसान को कृषि करने के लिए 6,000 रुपये वार्षिक किराए पर दे रखा है। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया गया था, यदि कोई भूमि आप किराए पर देते हैं तो उससे किराए से प्राप्त होने वाली इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है, उनकी नेपाल में कृषि भूमि है,
यदि भारत में कृषि भूमि होती और उससे उपज प्राप्त होती तो कर मुक्त होगी, परंतु भारत के बाहर यदि कृषि भूमि है उससे होने वाली इनकम टैक्स लगेगा इस पर। ओके। उन्हें कारखाना भवन को मशीनरी एवं फर्नीचर सहित किराए पर उठाने का वार्षिक किराया 1,60,000 रुपये। यदि कोई संपत्ति व्यापार की आप काम में लेते हैं तो कुछ नहीं इस पर लगेगा, बल्कि डिप्रिसिएशन आपको और मिलेगा। परंतु उस संपत्ति को यदि आप किराए पर दे देते हैं तो किराए से होने वाली इनकम अदर सोर्सेज में आएगी। फिर कहता है कि 18 नवंबर को उनके चाचा ने उन्हें 1,00,000 रुपये का उपहार दिया तथा उनके भतीजे ने उन्हें 60,000 का उपहार दिया। तो उपहार जो यदि दिया 50,000 रुपये से अधिक का होता है तो टैक्सेबल होता है, गिफ्ट, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये दिए 60,000 रुपये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 1,00,000 रुपये मिला तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कहता है चंद्र प्रकाश के पास एक मकान संपत्ति है, उसने संपत्ति को 1 नवंबर 2019 को 20 लाख रुपये में बेचने का ठहराव किया, एग्रीमेंट। 1,20,000 रुपये की राशि एग्रीमेंट के रूप में प्राप्त की थी। क्रेता ने अपने वादा नहीं निभाया, इसलिए चंद्र प्रकाश ने एग्रीमेंट राशि को जब्त कर लिया। कैपिटल गेन में हम पढ़ चुके हैं, और कैपिटल में गेन में हमने क्या देखा था कि यदि एडवांस प्राप्त होता है तो उसकी लागत में से कम कर देते हैं, परंतु उस पर टैक्स नहीं लगता। यदि एडवांस प्राप्त हो और आपने उसे जब्त कर लिया, उस पर टैक्स यहाँ लगेगा, अदर सोर्सेज। ये पूरा प्रश्न है जो कि इस तरह से समझा जा सकता है। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन पर एक एक करके टेकअप कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ? सर आप करो ना, 11 बज गई, आज यही हुआ। आज यही हुआ, यही हो। ओके, ऊपर हेडिंग लिखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए पहले लिखें नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम इंदौर टेक्सटाइल, exempted, it is Indian company, तो कोई इनकम नहीं हुई। दूसरा, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कमीशन, ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा डाकघर के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ओके, कमीशन एज एन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनर कॉलम में लिखें 40,000 रुपये लेस एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखें अप टू ₹20,000। 20,000 रुपये का खर्च घटा दें। 20,000 बाकी बच गए फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट, बिहार केमिकल लिमिटेड द्वारा लाभांश घोषित किया 8,000 रुपये। ओके। थर्ड, डिविडेंड फ्रॉम बिहार केमिकल exempted,
एज इट इज़ इंडियन कंपनी, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है, नील। नेक्स्ट, ऋण लिया जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ऑफ पब्लिक, जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है इसलिए ये भी नील। जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, यदि स्वयं का सार्वजनिक हित होता तो टैक्सेबल हो जाता। नेक्स्ट, उसके बाद इनकम एज डायरेक्टर, संचालक के रूप में इनकम। पहला सैलरी, इनर कॉलम में लें, सैलरी है इसकी 32,000 रुपये। EA एंटरटेनमेंट अलाउंस, सैलरी में हमने पढ़ा है इसको 6,000 रुपये। फिर है उसके बाद फीस 2,500, टोटल 6 2 40,500। ओके, अब लिखिएगा। अब लिखें से ग्रॉसअप, सकल करना। अब देखिए क्या होता है, इसलिए थ्योरी में ये बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि सवाल होता तो समझने में आसानी होती बात। आपने सैलरी का टॉपिक पढ़ा और ये मालूम है कि किसी भी व्यक्ति को सैलरी देने से पहले सैलरी देने वाले का ये कर्तव्य होता है कि उस पर जो टैक्स बनता है टैक्स काट करके दिया जाए, ठीक है। उसी प्रकार पेंशन मिलती है तो पेंशन में भी यदि टैक्स बनता है तो टैक्स काट करके बाकी पेंशन दी जाए। हम लोगों को जैसे पेंशन मिलती है तो इसी तरह से टैक्स काटा जाता, फिर बाद में बैंक में जमा होता, उससे पहले जमा ही नहीं होता। तो टैक्स काटा होगा, इसका मतलब TDS हुआ। तो TDS होता है 10%, TDS 10% रेट है, ध्यान रखना 10%। इसका मतलब है कि 100 रुपये की यदि इनकम हुई तो टैक्स आपको 10 रुपये काटे 90 रुपये मिले, ये हुआ। तो देखिएगा 100/90 इंटू 40,500, बोलिए ये ग्रोसअप करना कहलाता है, सकल करना। इसे कितने 4,999 चेक कीजिएगा तो 45,000 रुपीज़ ये आ गया। इस तरह से लीजिए, इसे देखिए ग्रोसअप करना कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद डाकघर में बचत खाते पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एग्जम्प्टेड, नील, कर मुक्त है। ये तो छठा। 7वां, नेक्स्ट, उनको स्थायी जमा पर स्टेट बैंक से 12,000 रुपये और रामगोपाल से 5,400 रुपये प्राप्त हुए ब्याज के, लिखिएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट
और फिक्स डिपॉजिट में देखिएगा ब्याज की राशि दे रखी है उसने 12,000 रुपये फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट इंटरेस्ट 8वां। सर आप ना 6 वाले पॉइंट में ना उन्होंने डालकर से बचत खाते में ब्याज की ना 200 रुपये, हाँ। आवर्ती जमा खाते पर ब्याज 800 रुपये, वो प्रॉब्लम नहीं लिखा सकते वाले पॉइंट में। अच्छा वो लिख लेंगे अभी, तो पहले वो ले ले। इंटरेस्ट कितना था वो, 800 रुपये। एक मिनट, 800 रुपये रह गए। इंटरेस्ट ऑन आरडी डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट कहलाता, 800 रुपये, ये कर मुक्त नहीं होते हैं। 9वां, फिर उसके बाद कहता है इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, और फर्म का नाम है राम गोपाल मोहनलाल, ऑफ राम गोपाल मोहनलाल। इनर कॉलम में लिखें 5,400 रुपये। कुछ संस्थाएं या फर्म या व्यक्ति विशेष की पैसे उधार देने का ही काम करते हैं, तो यदि वो लाइसेंस होल्डर हैं तो फिर उनको लाइसेंस दिया गया है, तो उनका एक दायित्व है कि जिसको ब्याज का भुगतान करेंगे उसका टीडीएस काटेंगे। तो इसका टीडीएस काटा जाए, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा की राशि है, टीडीए ग्रॉस अप, ब्रैकेट में लिख लें टीडीएस। आपको मालूम है 10%, 100/90 इंटू 5,400, 9,654, 6,000 रुपये। चेक करें। ओके। उसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि भूमि, और कृषि भूमि है और किसान कृषि करने के 6,000 रुपये वार्षिक किराए पर दे रखी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन इन इंडिया, ऑन नहीं इन इंडिया, ब्रैकेट में लिखे टैक्स फ्री और बाहर नील, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। पर विदेश से कृषि भूमि है तो टैक्स लग जाएगा। ये नेक्स्ट दे रखा नेपाल से हुई है उसे 10वां। 11वां, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, ब्रैकेट में लिखें फॉरेन। देश में यदि एग्रीकल्चर से इनकम होगी तो टैक्स फ्री है, परंतु विदेश से होगी तो टैक्सेबल होगी, और वो है 8,000 रुपये। उसके बाद ये कहता है उनको फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर की मरम्मत, बीमा आदि पर 7,500 रुपये ना। कारखाना भवन को मशीनरी फर्नीचर किराए पे उठाने पर 1,60,000 रुपये की इनकम हुई और 7,500 रुपये व्यय हुए। तो यदि आप मकान संपत्ति का उपयोग व्यापार के लिए करते हैं तो आपको डिडक्शन के रूप में डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है, परंतु मशीन तो आप यदि संपत्ति को किराए पर देते हैं तो कैसे प्राप्त वाली इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। लिखिएगा रेंट फ्रॉम मशीन ऑन हायर, किराए पर। इनर कॉलम में लिखें 1,60,000 रुपये लेस एक्सपेंसेस
इस पर जो खर्च हो रहा है वो कटौती के रूप में स्वीकार होगा और वो राशि है 7,500 रुपये। फाइनल कॉलम में बैलेंस को लिखें 1,52,500। चेक करो 1,52,500। फिर देखिएगा आगे उसके बाद 18 नवंबर 2019 को उनके चाचा ने उन्हें 1,00,000 रुपये का उपहार दिया। चाचा ने दिया इसका उपहार और उसके बाद 1,00,000 रुपये का उपहार ये दिया। भतीजे ने 60,000 का उपहार दिया। देखिएगा उपहार, गिफ्ट। गिफ्ट यदि आपको रिश्तेदार से प्राप्त होता है, रिश्तेदार क्या है उसकी परिभाषा अलग भी आई है। गिफ्ट यदि रिश्तेदार से प्राप्त होता है तो वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स लगेगा परंतु गिफ्ट टैक्स एक अलग कानून होता है उसमें होगा। यहाँ इनकम टैक्स पे नहीं टैक्स लगे। गिफ्ट टैक्स अलग लगता है, वो अलग चीज़ है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। परंतु इनकम टैक्स में उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। परंतु रिश्तेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गिफ्ट प्राप्त होता है तो टैक्सेबल होगा। अब रिश्तेदार क्या है, परिभाषा सुन लीजिए। किसी व्यक्ति के माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्तेदार है। आई रिपीट, किसी भी व्यक्ति को यदि अपने रिश्तेदार से गिफ्ट प्राप्त होता है तो इनकम टैक्स में उस प्राप्त गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो इनकम नहीं माना जाता है। परंतु रिश्तेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गिफ्ट प्राप्त होता तो टैक्स लग जाएगा। अब प्रश्न उठता है रिश्तेदार किसे कहा गया है? इनकम टैक्स में रिश्तेदार इनको माना गया। आप हम कुछ भी माने वो बात अलग है। आपने कहा कि ये तो मेरे भाई जैसा है, मेरी बहन जैसी है। भाई जैसा बहन जैसा होना अलग चीज़ है। इनकम टैक्स की परिभाषा में रिश्तेदार माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, जो सगे भाई बहन होते हैं, मतलब एक ही माता पिता की संतान भाई बहन। ये नहीं कहते मेरी धर्म बहन है, मेरा धर्म भाई है, नो, कहने से नहीं, इनको रिश्तेदार माना है। इसका मतलब भतीजे से प्राप्त हुई गिफ्ट रिश्तेदार नहीं है। हमारे सामाजिक संबंधों में वो रिश्तेदार है पर इनकम टैक्स की परिभाषा में रिश्तेदार नहीं है। बस समझे? हम तो मानते हैं सामाजिक संबंध में हमारे भाई है, बहन है, भतीजा है, भतीजी है, रिश्तेदार हैं सब। परंतु इनकम टैक्स की परिभाषा में इन्हें रिश्तेदार नहीं माना गया है, ध्यान रखिए। तो इसलिए चाचा से प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स में नहीं होगा, परंतु भतीजे से प्राप्त इनकम में शामिल होगा। गिफ्ट इसमें लिखें फ्रॉम अंकल, ब्रैकेट में लिखें टैक्स फ्री और नील। परंतु फ्रॉम नेफ्यू, भतीजे से प्राप्त हुआ, टैक्सेबल। ये देखिएगा, एक ही प्रकार की चीज़ अलग अलग जगह उसके अलग अलग नियम। चाचा से प्राप्त फ्री, भतीजे से प्राप्त टैक्सेबल, क्योंकि इनकम टैक्स की परिभाषा में भतीजा रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, हमारे सामाजिक संबंधों में रिश्तेदार हो सकता है, कॉमन। नेक्स्ट उसके बाद उसने कहा कि एक मकान संपत्ति है, उसने इसी को 1 नवंबर 2019 को 20 लाख रुपए बेचने का ठहराव किया, एग्रीमेंट। 1,20,000 रुपये की अग्रिम भी प्राप्त की। क्रेता ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए चंद्र प्रकाश ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया। यदि एडवांस अमाउंट फोरफिट किया जाता है, कैपिटल गेन में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ टैक्सेबल नहीं होता, तो यहाँ आके टैक्सेबल होगा। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, लास्ट पॉइंट को, एडवांस अमाउंट फोरफिटेड
अग्रिम राशि जब्त की गई और वो अमाउंट है 1,20,000 रुपये। टोटल कर लीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा। 4,24,300। ये देखिए, इस तरह से एक वेराइटी आपको देखने को मिली इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज की। अब हम कुछ दिनों डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लेंगे, और ताकि थ्योरी की जो बातें छूट गई हैं वो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू सारी कंप्लीट भी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आपको इस बातें समझ में आई होगी। सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू फॉर द डे।